एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। प्रेस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अभिभूषण और जीएस तैमीर और हमारे सीनियर भैया हैं जो एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के, सनी भैया, हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी ने और उनके कुछ साथियों ने किया। हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज बात करने वाले हैं और उन्हीं अपने अंडमान के इशू को लेकर बात करने वाले हैं, अपनी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करने वाले हैं। अजय बैरागी जी ने एक मुद्दा उठाया है, एक सवाल किया है, यही कि कांग्रेस परिवार पे सवाल करते हुए कि जो धीरज साहू है, जिनका अभी ईडी केस चल रहा है और कुछ करोड़ों का स्कैम बताया जा रहा है, उन पे सवाल करते हुए पूछा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत अच्छा चीज़ है, सवाल कर रहे हैं, जागरूक है, जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बल्कि मेरा ये कहना है कि बहुत सही चीज़ है, अगर धीरज साहू जी ने क्राइम किया है, अगर उन्होंने पैसा का झोल मोल इस पर ये काम किया है, पैसा हड़पने का, जनता के पैसा को, तो उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और उनको सज़ा भी होगी। हम भी यही चाहते हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारा पूरा टीम, पूरा कांग्रेस परिवार यही चाहता है, कार्रवाई होगा, अगर वो गलत है तो उन्हें सज़ा होगा। लेकिन मुझे लगता है अजय बैरागी जी अपने अंडमान के जनता को भूल गए, अपने अंडमान के जनता के लोगों के बारे में सोचना भूल गए हैं, क्योंकि अंडमान में जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में तो वो बोलना ही भूल गए हैं। अपने NH रोड का जो स्कैम हुआ है अपने अंडमान में, इतना बड़ा स्कैम है, मुझे लगता है कि किसी और स्टेट में ये नहीं हुआ होगा, कहीं पे लोग इतना परेशान नहीं हुए होंगे एक रास्ता की वजह से, जो कि हमारा संविधान से मिला हुआ अधिकार है। और इसी चीज़ को हम आज यहाँ बात करेंगे और मैं सवाल करती हूँ अजय जी से कि जो बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहती हूँ अगर आप आज कांग्रेस परिवार के बारे में इतना खुले से, इतना आसानी से आप उनको कुछ कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, तो ये संविधान का अधिकार देने वाला आपको कांग्रेस परिवार है। अगर कांग्रेस परिवार नहीं होता तो आपको ये हक नहीं मिला होता कि आप इतना फ्रीडम के साथ आज यहाँ बात कर रहे होते। दिल्ली से इतने सीनियर लीडर बीजेपी के यहाँ आते रहते हैं, कभी कोई मंत्री, कभी कोई और, उन्हें क्यों नॉर्थन मिडिल का सर्वे नहीं करवाया जाता है? उन्हें क्यों कभी नॉर्थन मिडिल का दौरा नहीं करवाया जाता है? क्यों नहीं लेके जाते? आपका रोड इतना अच्छा है, रोड बन चुका है आपके हिसाब से, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑन पेपर रोड बन चुका है, 3500 करोड़ का घपला है, ये हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ के जो सीनियर लीडर आप लोगों के हैं, उनको क्यों नहीं लेकर जाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? आम जनता वहाँ पे जो सफ़र कर रहा है, जो परेशानी में है, ये क्यों नहीं दिखाया जाता है? अपने LG साहब अपने ऑफिस में आराम से बैठते हैं, वो कभी क्यों नॉर्थन मिडिल का दौरा नहीं करते हैं? अपने CS साहब वो क्यों कभी जाकर नहीं देखते कि नॉर्थन मिडिल की जनता, वहाँ की आम जनता किस हालात में है, किस परेशानी में है? पुतला जलाना है तो अजय जी जलाइए ना, LG साहब का, क्यों नहीं जलाते हैं? जलाइए। जो कंपनी इसका जिम्मेदार है उनका पुतला जलाइए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका पुतला जलाइए, मिनिस्ट्री से जो लोग इन्वॉल्व है उनका पुतला जलाइए। आप लोग क्यों चुप है? क्यों आम जनता के लिए बात नहीं हो रहा है? उनके बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? वहाँ से आने वाले लोग जो नॉर्थ एंड मिडिल में यहाँ आते हैं, पोर्ट ब्लेयर में, कोई भी अपना डेली काम के लिए, अपना राशन के लिए या किसी भी तरह का सुविधा के लिए कैसे आएंगे? रास्ता तो नहीं है उधर पे, रास्ता के नाम पे गड्ढा, मिट्टी, कीचड़ ये मिला है।
जो महिला, प्रेग्नेंट महिला जो उनको वहाँ से अगर यहाँ रेफ़र किया जाता है, वो कैसे पहुँचेंगी? क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सरकार? इनका सरकार है बीजेपी का ना। क्यों चुप क्यों है? महिला जो सफ़र कर रही है वहाँ पे, ये नहीं पता होता है कि हाँ वो जब नॉर्थ एंड मिडिल से निकलती है पोर्ट ब्लेयर सही सलामत पहुँच पाएगी। जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो यहाँ सही सलामत पहुँच पाएंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। जो बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं वो कैसे यहाँ आएंगे बिना रास्ता का? ऐसे हालात में कैसे पहुँचेंगे यहाँ पर? क्या कनेक्टिविटी है नॉर्थ एंड मिडिल का? यहाँ से कोई भी जॉब वहाँ जाकर करना नहीं चाहता है। वहाँ पे स्टाफ नहीं होता है, हॉस्पिटल में, स्कूल में टीचर्स नहीं है। वहाँ के बच्चों का जीवन के अंधकार में है ना। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे बात कीजिए अजय जी, आप इस पे बात कीजिए। जलाना है पुतला तो इन लोगों का चलाइए जो इसके पीछे जिम्मेदार है, जो अपने अंडमान की जनता जो सफ़र कर रही है उसका जिम्मेदार जो है उनका पुतला जलाइए आप लोग। हम भी साथ देंगे बिल्कुल। आज इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहाँ है जॉब? 2 करोड़ जॉब मिलने वाला था, मोदी जी देने वाले थे, कहाँ है? अंडमान में इतने जगह पे वैकेंसी है, 8-8, 10-10 हज़ार होता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है, जॉब नहीं निकाला जाता है। जब हम कुछ प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके बाद 1000-2000 पोस्ट निकाला जाता है और उसके बाद वापस बंद कर देते हैं। क्यों? यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए? हमारे यहाँ के युवाओं के पास इतना सुविधा नहीं होता है कि वो बाहर में जाके काम कर सके या अपना जीवन सरवाइव कर सके। जो गरीब परिवार से है वो लोग क्या करेंगे? किसके पास में जाएंगे? हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। पहले मेरिन में अपने इतने हज़ारों बच्चे काम करते थे, आज वहाँ पे जॉब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज कर दिया है, लोगों के पास में सुविधा नहीं है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? चलो हमने तो 70 साल में कुछ नहीं किया कह रहे हैं, आप लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया है? लोगों को मारने का काम किया है, लोगों को परेशान करने का काम किया है, युवाओं को तंग करने का काम किया है। आज अंडमान में आना है तो 2 ही रास्ता है, या तो फ्लाइट पहुँच रहे हैं। आज युवाओं का क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स करके घूम रहे हैं, नशा में अपना जीवन अंधकार में लेके जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए किसका पुतला जलाना चाहिए हमें? कैसे आ रहा है यहाँ पे? जो गुजरात का जो पोर्ट है वहाँ से जो करोड़ों का ड्रग्स जो सप्लाई हो रहा है वही सब यहाँ पहुँच रहा है ना, बाकी स्टेट में पहुँच रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे पास एजुकेशन का सही सिस्टम नहीं होता है। हमारे पास हॉस्पिटल का अगर हम बात करें, क्या सुविधा है? बाहर का आप कंपेयर करेंगे, कहने को तो जीबी पंत हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन आप लोग जाइए पता कीजिए उधर पे ऐसा एक पेशेंट आप लोग निकाल के दिखाइए जो बिना पैसा का वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा के आ रहा हो। औरतों में जाइए, हर एक सर्जरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। ये सब सवाल कौन करेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आम जनता को भूल गए हैं? हम कहने के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है और लोग अपना सरकार का तारीफ़ कर रहे हैं कि पिछला 10 साल में बहुत कुछ किया है। अभी आयुष्मान का एक इतना बड़ा स्कैम हुआ है यहाँ पे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आयुष्मान के नाम पे यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए ये पेशेंट को भेजा जाता था। इसमें भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोग खुद पता कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे बात करूँगी कि अभी पिछले 1 महीने से इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था? क्योंकि मिनिस्ट्री में हमारे अंडमान के जितने किसकी गलती है? अगर मिनिस्ट्री में अगर कार्ड का अपडेट नहीं होता है तो क्या यहाँ से आम जनता या हम लोग जाके अपडेट करेंगे? किसका काम है ये? और वहाँ पे अगर अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से अंडमान की जनता क्यों सफ़र करे?
1 महीना से यहाँ पे बंद किया गया था ये सर्विस, आयुष्मान का स्कीम नहीं लागू किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई जनता परेशान हुई है। लोग सफ़र कर रहे हैं, गरीब परिवार है, कहाँ से लाएंगे पैसा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए किसका पुतला हमें जलाना चाहिए? कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और भी लंबा चिट्टा है जो हम खोल सकते हैं, लेकिन अजय जी ने जो ये बात कही है, गांधी परिवार को जो कहा है, जो कांग्रेस परिवार के लिए जो आप शब्द किया है, उसे वापस लेना होगा, वरना यूथ कांग्रेस इस बात को सुन के चुपचाप नहीं बैठेगा। और अपने अंडमान के जनता के बारे में आप बात कीजिए, बाहर का तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अपने अंडमान का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपने अंडमान की जनता के बारे में बात कीजिए। अब मेरे बात कहने के लिए और भी लोग हैं, आगे अब अभिभूषण वाइस प्रेसिडेंट बात करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे सारे मीडिया साथियों को और आप सभी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके घर से ईडी द्वारा कुछ करोड़ों रुपए बरामद हुए, और उसको लेकर यहाँ के जो लोकल बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया और काफ़ी बदनाम किया, आवाज़ उठाया। बात सही है, आवाज़ उठाना भी चाहिए, अगर कहीं गलत होता है तो आवाज़ उठाना एक नेता का फ़र्ज़ होता है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों के सामने मैं एक डेटा रखना चाहूँगा, जो पिछले 5 सालों में बीजेपी और उसके अलायंस जितने भी बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा स्कैम किया गया। विजय माल्या के बारे आप सभी जानते ही हैं, जो 9,000 करोड़ लेके फरार हो गए। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी आपको पता होगा, पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड केस में फंसे थे, जिन्होंने 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया। हितेश नरेंद्र भाई पटेल 8,100 करोड़, जो गुजरात बेस एक बायोटेक कंपनी है, उन्होंने 8,100 करोड़ का फ्रॉड किया। आपको पता होगा कि हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, हमेशा एक ये बयान देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चीफ भी है, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं, स्टॉकिंग, इंटिमिडेशन एज वेल एज मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स के चार्जेस लगे हैं। उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? जो अजय बैरागी जी इतने बड़े बड़े पुतलों को जलाते हैं कि कांग्रेस ने स्कैम किया, उन सारे लोगों का पुतला जलाया, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इन सांसदों का, ये जो लोग जो पैसा लेके भागते हैं, उनका पुतला क्यों नहीं जलाया गया? पिछले 5 सालों में हमको एक और चीज़ देखने मिला, बीजेपी के द्वारा बीजेपी वॉशिंग पाउडर निर्मा स्कीम, जो आपको पता है, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। नारायण राणे जी, जो कि बीजेपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उन पे ईडी द्वारा 300 करोड़ का चार्जेस लगाया गया। जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना मेंबरशिप लिया, वैसे ही सारा का सारा केस खत्म। उनका पुतला क्यों नहीं जलाया? शुभेंद्र अधिकारी जी, जो कि बीजेपी के एमएलए हैं वेस्ट बंगाल से, उन पे शारदा चीट फंड का स्कैम का एक केस चल रहा था ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, कोल स्कैम का इल्ज़ाम लगा है। वो सारे चार्जेस को ख़त्म कर दिया गया जैसे ही उन्होंने बीजेपी का सदस्यता को ग्रहण किया। एक इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 2014 में लैंड ग्रैबिंग केस में फंसाया गया था, इल्ज़ाम लगा था, उस केस को भी ख़त्म कर दिया गया 2018 में। उनका क्यों नहीं पुतला जलाया गया? जो हमारे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येडियुरप्पा जी, उन पे बहुत सारे अनगिनत चार्जेस लगाया गया था। जैसे ही उन्होंने बीजेपी में अपना नाम सदस्यता लिया, उनका भी सारा चार्जेस को इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया गया। तो ये पूछना चाहूँगा, इन लोगों का पुतला अजय बैरागी जी और वो पैनल में जितने भी सारे लोग बैठे थे, कब आप लोग जलाने वाले हो? और उससे भी बड़ी चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा, जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन लड़ रहा था, तो मोदी जी ने हमसे कई सारे वादे किए थे, जिसमें से कुछ खास 1-2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। मेक इन इंडिया फेलियर, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट फेलियर, बुलेट ट्रेन आएगा इंडिया में फेलियर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करेंगे फेलियर, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा फेलियर, स्किल इंडिया फेलियर, काला धन विदेश से वापस लेके आएंगे फेलियर, इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा फेलियर। तो ये सारा जो वादा हमसे किया गया था बीजेपी के द्वारा, जो आज पूरा नहीं, वो तो बस एक जुमला ही था, वो एक सपना ही रह गया। इसके लिए कब आप लोग बोलने वाले हो और इसके लिए आप खुद का पुतला कब जलाने वाले हो, ये आप बताइए मुझे।
चलिए खैर ये तो सेंट्रल वाला चीज हो गया, देश विदेश का बात हो गया। लेकिन अब हम आते हैं अंडमान निकोबार में। आप सभी को पता होगा अंडमान निकोबार में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नॉर्थ मिडिल अंडमान का, NH4। आज अगर पहले जो जगह पे 3 से 4 घंटा का ट्रैवल होता था, आज उस जगह पे 10-10, 12-12 घंटा लग रहा है। 3,500 करोड़ से ऊपर NH4 NHIDCL को दिया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। वो पैसा कहाँ गया आप बताइए। नितिन गडकरी जी पूरा देश में, दिल्ली में, यूपी में, सब जगह, बॉम्बे में एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन हमारा NH4 का क्या हाल है, उसमें गड्ढा तक नहीं भरा इन्होंने। तो वो सवाल के लिए आप अपने मंत्री से कब पूछने वाले हैं और उनका झूठ के लिए उनका पुतला कब जलाने वाले हैं, ये बताइए। नितिन गडकरी जी द्वारा 2015 में विशाल जोली जी के साथ में आकर, जो आपके बीजेपी के होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के पैनल मेंबर भी है, उन्होंने बंबू फ्लैट जेट्टी में खड़े होकर 2015 में लोगों से वादा किया था कि चाटम बंबू फ्लैट ब्रिज जो है 3 से 6 महीने में वो फैसला कर लेंगे कि टनल बनाना है कि ब्रिज बनाना है। 8 महीने में आप लोगों को ब्रिज दिखना शुरू हो जाएगा। वो ब्रिज आज कहाँ है ये पूछना चाहूंगा, और ये भी पूछना चाहूंगा कि उस झूठ के लिए आप लोग उनका पुतला कब जलाने वाले हो। तो ऐसा ही काफी सारा स्कैम्स है। आपको एक और स्कैम बताना चाहूंगा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि ड्रग्स का मैटर है। एक DRI का रिपोर्ट है 2021 एंड 2022 में 2889 kgs ऑफ हीरोइन मुंडा पोर्ट से बरामद किया जाता है गुजरात में। वो पोर्ट का मालिक कौन था, अडानी जी। ठीक कुछ दिन के बाद में 9,000 करोड़ का ड्रग्स दोबारा उसी सेम पोर्ट से बरामद किया जाता है। टोटल 30,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी जी के पोर्ट से बरामद किया जाता है। आप लोग अडानी जी का पुतला कब जलाने वाले हो। ऐसा कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी के सारे नेताओं को बोलना चाहिए, जो उन लोग आप लोगों को कभी नहीं बोलेंगे। जनता जनार्दन है, फैसला आपके हाथ में है। आपको ये चुनना है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारा जो कमेटी है, हमारा जो पार्टी है, ये हम हमेशा पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं, और हमारा पहला मुद्दा और पहला एम हमेशा यही रहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कैसा हम आगे लेके जाएंगे। उसके लिए PRI के पास में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो आज से हमारे कांग्रेस का जब सरकार चलता था तो हर एक नेता के पास में, जो आप लोग वोट देके अपने एरिया में प्रधान, जिला परिषद चुनते हो, आप लोग म्युनिसिपल में काउंसिलर्स चुनते हो, वो सारे चीज़ों पे उनके पास में एक पावर होता था, जो पावर को बीजेपी का सरकार जैसे ही 2014 में आया उन्होंने धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। ऑफिसर राज लेके आ गए, क्योंकि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित राज्य है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का रूल चलता है, राज चलता है। अगर PRI और म्युनिसिपल काउंसिलर्स के पास में पावर रहेगा तो वो सारा अपना स्कीम और अपना लुटाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारा PRI और काउंसिलर्स इलेक्टेड बॉडी से अपना पावर छीनकर अपने ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया, ताकि पूरा दिल्ली से घंटी बजेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और उनका काम खत्म। उनको जितना पैसा लूटना है उनका पास आ गया, बाकी अंडमान निकोबार के जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं बीजेपी सरकार से, बीजेपी के अंडमान के नेताओं से और दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के नेताओं से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि अंडमान निकोबार को इतना भी इग्नोर मत करिए। हम भी इंसान हैं, हम भी आप इसी भारत देश का एक हिस्सा है। आप लोग हमारे बारे में भी जरूर सोचिए। बाकी फैसला जनता के हाथ में छोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम और अभिभूषण सर, आप लोगों से क्वेश्चन था। आज से लगभग 4.5 साल पहले अंडमान की जनता जो कर सकती थी उनके हाथ में जो है उन्होंने किया। कांग्रेस का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको चुन के जो है संसद में भेजा। आज भी अंडमान में कांग्रेस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब उनका कार्यकाल का लास्ट जो है 4-5 महीना जो है रह गए। अंडमान में आप जो बोल रहे हैं NH4 का इतना बड़ा जो स्कैम हुआ और बाकी चीजें जो आपने आज गिनवाई और बीजेपी से आप लोगों ने सवाल किया, तो क्या ये सारी चीजों को क्या आपके कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको संसद में उठाना नहीं चाहिए क्या इसके बारे में? क्योंकि वो दिल्ली जाते रहते हैं, संसद में उनका आना जाना है। हमने पिछले बार जो देखा, उन्होंने इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव है वो भी अटेंड किया जब वो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। वहाँ के नेशनल मीडिया से भी कहीं ज़्यादा अच्छा उनका रिलेशन है। ये सब चीज़ें आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज एन ऑपोजिशन MP उठाते क्यों नहीं है मीडिया के सामने? और पार्लियामेंट में जो इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, जो आप लोग बोल रहे हैं आज 3,500 करोड़ रुपए का जो स्कैम आप लोगों ने बोला, तो जब इतना बड़ा स्कैम हुआ है, हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ सवाल किया था, क्या उनको इसमें कोई करप्शन का एंगल दिखता है? उन्होंने हमको जवाब दिया एज जिम्मेदार
सिटीजन और क्योंकि मैं एमपी के पद में हूँ तो मैं नहीं बोल सकता कि इसमें कोई स्कैम हुआ है, लेकिन अगर कुछ आप लोगों के सामने अगर है कुछ कि आप स्कैम हुआ है तो मेरे सामने समक्ष लेके आइए, उसके बाद मैं आपको प्रूफ देख के मैं बताऊंगा क्या है वो, ये उनका कहना है। आप लोग कह रहे हैं स्कैम हुआ, उनका कहना है कि पहले प्रूफ लेके आइए। तो क्यों? क्योंकि अंडमान की जनता जो अपने तरफ से कर सकती थी वो उन्होंने किया, कांग्रेस के एमपी को पार्लियामेंट में भेजा। तो और आप क्या चाहते हैं अंडमान की जनता से, और क्यों ऐसा है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें खरे नहीं उतरे हैं कि वो ये सब जो मुद्दा है उसको प्रोमिनेंटली जो है नेशनल मीडिया के सामने, यहाँ के मीडिया के सामने और पार्लियामेंट में उठा दो। तरुण भाई, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ एक सिटीजन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक लॉ मेकर होता है जो पार्लियामेंट में जाके कोई बिल हो या कोई तरह का एक्ट हो जिसमें जाके अपना पॉइंट रखते हैं, अपना व्यू रखते हैं और वो सही है या गलत है उसमें डिस्कशन करके एक लॉ मेकर है। उनके पास में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि वो अपना डिसीजन जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में या तो केंद्र सरकार के ऊपर में ठोप सके। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में रहते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने अपने माध्यम से एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको 2 बार आप ही बीजेपी की सरकार ने ही, बीजेपी के सरकार द्वारा ही 2 बार सांसद रत्न अवार्ड से उनको नवाजा है। ऐसे तो नहीं नवाजा होगा, जाहिर सा बात है कि कुछ खूबी उनमें दिखा होगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसा एफर्ट्स दिखा होगा जिस वजह से उनको 2 बार सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है। और मुझे ये भी लगता है कि उनके उस कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर उन्होंने अंडमान के लिए आपको जो कर सकते थे उन्होंने किया है। आपको ये भी बताऊंगा कि जब वो पहली बार सांसद बने तो 2.5 साल के लिए, तकरीबन 2 से 2.5 साल के लिए एमपी लैड फंड को रोक दिया गया था, क्योंकि कोविड में सिर्फ इनका ही नहीं पूरे देश के सारे जितने भी सांसद हैं उनका एमपी लैड को रोक दिया। जैसे ही उनका एमपी लैड उनके पास में आया, आपको पता होगा कि सारे जगह पे, सारे पंचायत में, पूरे अंडमान निकोबार के ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक जिस एरिया में ज़्यादा है उसी एरिया में खाली वो पैसा दे रहे हैं। एमपी लैड से पूरे अंडमान के हर कोने कोने में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है। उनके पास में, उनके नॉलेज में कोई भी चीज़ अगर जाता है तो वो सवाल ज़रूर अपने माध्यम से पार्लियामेंट में उठाते हैं, चाहे वो असेंबली फॉर अंडमान का मैटर हो, चाहे वो 100% जॉब रिजर्वेशन का मैटर हो। उन्होंने 2 से 3 बार प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है। तो उनके दायरे में जो भी है, देखिए वो एक पद पे है तो वो ऐसा कुछ इल्ज़ाम किसी पे इतना जल्दी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको उनका दायरे को, उनकी सीमा को मेंटेन करना होता है। और हम जबकि एक पार्टी है, हम एक पॉलिटिकल संगठन है, कुछ हमारे साथ में हमारे पार्टी के लोग भी हैं, तो हमारे ऊपर में वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ दायरा नहीं है। तो इसीलिए जब जो साफ हमको दिख रहा है कि हाँ NH4 में स्कैम हुआ है तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाया। और हम ये भी मांग करते हैं कि NHIDCL के ऊपर में ये जो स्कैम हुआ है NH4 को लेकर, नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो रास्ता 333 किलोमीटर्स का जो रास्ता है, आपने भी देखा होगा कि NH के तरफ से, नॉर्थ इंडिया के तरफ से रिसेंटली भी एक पेपर आया था जिसमें ये लिखा था कि 250 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट हो गया। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? मिनिस्ट्री से आया है ना, यहाँ के किसी अधिकारी ने वो चिट्ठी नहीं लिखा, वो सीधा NHIDCL का स्टेटमेंट है, वो सीधा नॉर्थ इंडिया का स्टेटमेंट है कि 250 किलोमीटर पूरा ब्लैक टॉपिंग कंप्लीट हो चुका है और बैलेंस जितना भी रास्ता है उसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना भी तरीके का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजीली इन मूवेबल कंडीशन है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि या तो वो लोग अंधे हो गए हैं, या तो यहाँ के जो अधिकारी, आला अधिकारी और NHIDCL के लोग जिनको दिल्ली से यहाँ पे भेजा गया है कि आप जाके अंडमान का रास्ता बनाइए, उनके द्वारा कुछ चोक हो रहा है। तो ये हमको जब साफ दिख रहा है तो हम अपने माध्यम से ये बात को ज़रूर उठाएंगे और हम ये मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में CBI की इंक्वायरी की जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।